गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने एंड किया था रिगार्डिंग एनर्जी। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स जा रहे हैं सॉल्व करने, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और थोड़ा स्ट्रांग होंगे। पहला क्वेश्चन का बात करता हूँ अगर मैं, तो क्या दिया, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने आपको पहले ही बोला था, सबसे पहले आपको ये चेक करना है जो भी एलिमेंट दिया है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम बोहर्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। हमें ये पता है कि जो हमारा एनर्जी nth ऑर्बिटल का होता है, मैंने लास्ट क्लास में इसका फार्मूला भी आपको डिराइव करवाया था, वो कितना होता है, -13.6 इंटू Z² बाई n²। और इसमें जो एनर्जी का यूनिट आएगा वो आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला केस हमको बोला गया है n बराबर 1। अगर हम n बराबर 1 की बात करें तो ये हमारा होगा E ऑफ 1 बराबर -13.6 इंटू Z मीन्स होता है एटॉमिक नंबर एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n। हम 1 की बात कर रहे हैं, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम बात करेंगे n बराबर 2 का, तो मेरा डेफिनेटली जब n 2 होगा तो ये E2 हो जाएगा। और क्या होगा फार्मूला, -13.6 इंटू Z तो 1 ही रहेगा, बाई n², मतलब 2²। जब सॉल्व करोगे आपका एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नेक्स्ट हम ले रहे हैं n बराबर 3, तो ये हमारा हो जाएगा E3 विच इज़ इक्वल टू -13.6 इंटू Z²। हाइड्रोजन का Z तो हमेशा 1 ही होगा, बाई n², मतलब 3²। जो भी एनर्जी आएगा वो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये आप सॉल्व करके आंसर निकाल लेने का। अगला हमें दिया गया है, जब n बराबर आपने 4th लिया बोहर ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, E ऑफ 4 इज़ इक्वल टू -13.6 इंटू Z²। हाइड्रोजन का Z 1 होता है और n होता है 4² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमारा करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल गया। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इसमें कि हमारा हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब हीलियम आपका न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम प्लस, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस पर हम बोहर ऑर्बिट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें बोला गया है थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो मेरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, E ऑफ n इज़ इक्वल टू -13.6 Z² बाई n²। और ये जो एनर्जी होता है ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो E ऑफ n के जगह हमें 3 दिया गया है, तो E ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू हीलियम का Z होता है एटॉमिक नंबर 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2²,
और नीचे हमारे दिया गया 3, तो ये होगा 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैथमेटिक्स सॉल्व करने आपको आता है तो ये सॉल्व आप कर लेना। हमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कैसे हम फॉर्मूला को एप्लीकेबल करेंगे वाइल सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं T डॉट E, कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड बोहर ऑर्बिट for an element having atomic number 10, for an element having atomic number 10। अब देखिए जो हमारा टोटल एनर्जी nth ऑर्बिटल का होता है यही हमारा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल, दोनों बराबर होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। जो आपका एनर्जी आएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए हमें दिया गया है सेकेंड बोहर ऑर्बिट, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर 10 दिया गया तो यहाँ हो जाएगा 10²/n का वैल्यू 2 दिया गया है तो यहाँ होगा 2²। ये आपको आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने टोटल एनर्जी का वैल्यू निकाल लिया गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ टू पोटेंशियल एनर्जी इज़ टू टोटल एनर्जी का जो रेशियो है वो कितना होता है 1:2:1। ये रेशियो के बाद आप टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी 1 मिनट में निकाल सकते हो। जैसे हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, हम क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और हमें टोटल एनर्जी दिया गया है, हमें टोटल एनर्जी दिया गया है। तो अब क्या देख रहे हो कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का अगर हम रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना -1। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज़ टू टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1:-1। यानी हम इसको ऐसे लिख दें कि काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/-1। यानी हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी जो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी बाई -1। टोटल एनर्जी है -340/-1 बराबर 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमसे पूछा गया है कि बेटा पोटेंशियल, इस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करके टाइम को सेव करना है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो फिर से निकाल देते हैं हम। मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है 1:-2। मतलब काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/-2। यानी हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी जो कितना हो जाएगा -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी कितना हो जाएगा ये -2 इंटू 340 विच इज़ इक्वल टू -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, टोटल एनर्जी मैं निकाल दिया, काइनेटिक भी हो गया, पोटेंशियल हो गया। मीन्स इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स पार्ट बिल्कुल गलत नहीं करना है। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। जब भी रेशियो दिया गया है, जो स्टार्टिंग में दिया गया है उसको हमेशा न्यूमरेटर में लेंगे, जो बाद में दिया गया है वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे। मतलब हमें क्या बोला गया है कि एनर्जी ऑफ थर्ड मतलब E3 किसका, बेरिलियम +3 का, डिवाइडेड बाई E ऑफ 5 किसका पूछा गया है, लिथियम +2 का। फार्मूला क्या होगा बेरिलियम का, ये हो जाएगा -13.6 × Z²। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, तो क्या हो जाएगा 4² n दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 3² डिवाइडेड बाई -13.6 × लिथियम होता है एटॉमिक नंबर 3, तो ये होगा 3² बाई 5²। सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करो, ये कैंसिल, फिर आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 400/81। ये हमारा रेशियो आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या लिखा गया है कि इफ एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिटल ऑफ लिथियम +2 इज small x, then calculate energy of sixth excited state of helium plus ion in terms of x। हमें x के टर्म्स में निकालना है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल रेशियो ले लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्या दिया है, फोर्थ बोहर ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, तो क्या लिखोगे E ऑफ 4 किसका पूछा गया है, लिथियम +2 डिवाइडेड बाई, दूसरा क्या बोला, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। मैंने सिखाया था अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेते हो तो n = 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n = 3, मतलब जितना दिया गया एक बढ़ाकर, तो 6 दिया गया तो हम कितना n लेंगे, 7, तो क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ 7th ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका -13.6 × Z²। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3² n, इसका 4 है तो ये हो जाएगा 4² होल डिवाइडेड बाई, हीलियम की बात करें तो -13.6 × हीलियम का Z होता है 2, तो ये होगा 2² n दिया गया है 7, तो ये होगा 7²। क्लियर है। अब आइए अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमें क्या बोला गया है कि सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ जो लिथियम दिया गया है वो क्या है कि इफ़ एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिटल ऑफ लिथियम इज़ x, इसका जो एनर्जी का वैल्यू है
वो हमें x में दिया गया, उसका वैल्यू x दिया गया है और हमें हीलियम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ये कि हीलियम का जो 7th ऑर्बिटल का एनर्जी है ये पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा। कितना सॉल्व करने पर आएगा ये? x इंटू 2 जा 4 बाई 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 3 जा 9 4 जा 16, ये आ जाएगा 4x बाई 49 इंटू 16 बाई 9 इंटू 16 बाई 9, 16 4 जा 64x 49 इंटू 9 हो जाएगा 441। तो ये हमारा हो गया द वैल्यू ऑफ हीलियम प्लस इन टर्म्स ऑफ x, और यही हमसे पूछा गया है। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए फाइंड इन टर्म्स ऑफ x, इसको भी आप रेशियो लेकर वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है बेटा, मैथमेटिकल पार्ट्स में गलत नहीं करना है, नहीं तो सारे मेहनत बेकार हो जाएंगे। चलिए अगला हम बात करते हैं कि जो हमारे एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं और रिलीज़ होते हैं। आपको हम सिखाए थे इसमें कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो वो ऊपर जाएगा, जब रिलीज़ होगा तो नीचे आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, मतलब देखिए, मान लीजिए ये आपका लोअर एनर्जी लेवल E1 है और ये आपका एक हायर एनर्जी लेवल E2 है। अगर आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जब एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब ये ऊपर जाएगा। तो इस केस को बोलते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब। जब इसने किया तो ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन हैज़ टेकन प्लेस व्हेन एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब। दूसरा मान लीजिएगा हम और दो केस लेते हैं। ये अगर हमारा E1 है और ये हमारा E2 है, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसने कुछ एनर्जी को आउटर में लॉस किया और नीचे गिर गया। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे कि व्हेन एनर्जी इज़ रिलीज्ड देन ट्रांजिशन हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन ये जो पहला डायग्राम है इसको क्या बोलेंगे कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैज़ एब्जॉर्ब sufficient energy then it has taken transition from lower energy level to higher energy level। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और जब एनर्जी रिलीज़ हुआ तो हमारा ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब चलिए, अब मैं इसका थोड़ा फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या जो हमारा एनर्जी रिलीज़ हुआ, तो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज़ कब होता है? जब इसके एनर्जी ज़्यादा होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, जब एनर्जी कम होते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जितना डिफरेंस होता है उतना ही एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगा। सपोज़ मान लो हमें एक काम करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए और मेरे पास 8 जूल है, तो हम क्या करेंगे? 2 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। या मान लो मेरे पास अगर 20 जूल एनर्जी है और हमें 10 जूल लगेगा, तो बाकी 10 जूल क्या होगा? वो लॉस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 10 जूल एनर्जी है और हमें अगर 12 जूल एनर्जी का काम करना है, तो हमें एक्स्ट्रा कितना एनर्जी लगेगा?
2 जूल का, मतलब हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो सेम यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उसको हम बोलते हैं चेंज इन एनर्जी, जिसको हम शो करते हैं डेल ई से। और यही जो हमारा डेल ई जो होता है चेंज इन एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस E1। और इसको आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिटल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिटल। दोनों में से कुछ भी लिख लो, दिस और दिस, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें E2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि E1 वाला लेवल N1 होता है, E2 वाला लेवल N2 होगा। तो क्या E2 माइनस और E1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दो, कितना आएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन, यहाँ हो जाएगा 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया डेली एनर्जी का वैल्यू। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, कब, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे आइदर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर, और एनर्जी को लॉस करे और वो हायर से लोअर आ जाए, उस केस में हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। इसमें एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा N1 का वैल्यू होगा वो हमेशा छोटू होगा किससे, N2 से, मतलब N2 बड़ा होगा एंड N1 छोटा होगा। क्लियर है। चलिए अब हम कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन लिया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट एनर्जी required to promote the electron of lithium plus 2 ion from ground state to third excited state। इसको आप सॉल्व करो। हमें बोला गया है कि ग्राउंड स्टेट से हमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर ले जाना है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट का मीनिंग होता है कि हमारा जो N1 का वैल्यू है वो 1 होगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट अब अभी आपको सिखाए थे, जब फर्स्ट होगा तो n बराबर 2, जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो n बराबर 3, जब थर्ड हुआ तो N2 बराबर कितना हो गया हमारा 4। अब आप केवल फार्मूला यूज़ कर दो, क्या हो जाएगा, डेली बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट शुरू कीजिए, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, लिथियम का जेड होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 1 बाई N1 स्क्वायर मीन्स 1 बाई 1 माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर मीन्स 1 बाई 4 स्क्वायर। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। चल अगला हम जा रहे हैं बात करने कि एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम।
एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, ये हमारा E1 है, लोवेस्ट वाले को E1 बोलते हैं, उसके ऊपर गया तो E2, नेक्स्ट गया तो E3, इसके एक और ऊपर गया तो E4, लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा हमारा En तक। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इसमें आपके जो लोग तैयारी कर रहे हैं IIT और मेडिकल का, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। क्या? पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बात करें कि हमारा एनर्जी मैक्सिमम, इफ़ वी आर गोइंग टू फोकस फॉर एनर्जी मैक्सिमम, और जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगा, और ये दोनों अगर मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली आपका वेवलेंथ मिनिमम होगा। डेफिनेटली आपका जो वेवलेंथ होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो होगा मिनिमम। तो ये कंडीशन कब होता है? ये कंडीशन तभी होता है जब आपका N1 का वैल्यू है वो हो जाए लोवेस्ट, N1 का वैल्यू हो जाए लोवेस्ट, और जो आपका N2 का वैल्यू है वो हो जाए हाईएस्ट। जब आपका N2 का वैल्यू है वो हो जाए हाईएस्ट, इस कंडीशन में आपका एनर्जी मैक्सिमम होगा या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा या आपका वेवलेंथ मिनिमम होगा। दूसरा हम बात करते हैं इसका वाइस वर्सा का, कि अगर मान लीजिए आपका एनर्जी मिनिमम है, if your energy is minimum, या आपका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम या आपका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, या आपका वेवलेंथ मैक्सिमम है, या आपका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, तो इस केस में हमारा कंडीशन क्या होगा, जो N1 होगा वो एकदम हाईएस्ट होगा, N1 शुड बी हाईएस्ट, और जो N2 होगा इट शुड बी आइदर N1 + 1 और क्लोज टू N1, और क्लोज टू N1। अगर ये कंडीशन आप फॉलो करते हो तो उस कंडीशन में हमारा एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम एंड जो हमारा वेवलेंथ है वो हो जाता है क्या बेटा, मैक्सिमम। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं आपके JEE मेडिकल में। जैसे हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि एनर्जी विल बी मैक्सिमम, एनर्जी विल बी मैक्सिमम in which case, energy will be maximum in which case, किस केस में आपका एनर्जी मैक्सिमम होगा। जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर A दिया गया है 2 से 3, मतलब इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हुआ सेकेंड ऑर्बिटल से थर्ड ऑर्बिटल, दूसरा दिया गया है 3 से 4, तीसरा दिया गया है 2 से 4, और चौथा दिया गया है 3 से 5। पहला ये है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है A 3 से 5, B 4 से 5, C 5 से 6, और D दिया गया है 7 से 8। और अगर तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है A 2 से इन्फिनिटी, B 1 से 2, C
4 से 5, D 1 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगा। हमने क्या लिखवाया, जब आपका N1 लोवेस्ट होगा और N2 हाईएस्ट होगा। अब आप सर्च करो कि सबसे कम N1 कहाँ है, यानी सबसे कम हमारा N1 A में भी है और हमारा C में है, मतलब हमारा तो B D ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। N1 जो सबसे कम है पहले उसको देखो। अब बाद में क्या बोला है, N2 हाईएस्ट, यानी एक हमारा A में N2 3 है और B में हमारा N2 4 है, यानी हाईएस्ट हो गया 4, यानी A भी कट गया। दिस इज़ माई आंसर। पहला वाला N1 होता है, दूसरा वाला N2 होता है। अगर दूसरा का बात करें हम तो N1 हमारा लोवेस्ट, यानी कौन सा होगा 3। आई गॉट द आंसर। बाकी सब बड़े हैं, 4 भी बड़ा है, 5 7 बड़ा। तीसरा हम बात करें कि N1 शुड बी लोवेस्ट, मतलब पहले तो B और D की बात बनेगी, C और A तो क्वेश्चन से आउट हो गया। फिर क्या बोला, N2 शुड बी हाईएस्ट, यानी 2 और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी बड़ा है, तो B भी हमारा कट गया। अब देखो ये कितना सिंपल है सॉल्व करने का। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एग्ज़ाम में बार बार ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि डेल n बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आप बताओ, आप अगर एग्ज़ाम में लगोगे इसको बार बार सॉल्व करने के लिए तो आपको लगता है कि आप अगर आप जेई का हो तो आप 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, और अगर आप मेडिकल का हो तो 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे? नहीं। इस लॉजिक से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विथ एक्यूरेसी। क्लियर एवरीवन? चलिए अगला क्वेश्चन में आता हूँ कि वेव लेंथ विल बी मैक्सिमम इन विच केस। वेव लेंथ विल बी मैक्सिमम इन विच केस। इन विच केस, इसमें भी हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपका A है 6 से 7 मूव किया, B दिया गया है 4 से 5, C दिया गया है 6 से 9, D दिया गया है 3 से 4। और अगर ऑप्शन नंबर हम 2 की बात करें तो हमारा A दिया गया है 2 से 7, हमारा B दिया गया है 1 से इन्फिनिटी, हमारा C दिया गया है 3 से 10 और हमारा D दिया गया है 4 से 12। हमें ये बताना है कि हमारा वेवलेंथ किस केस से मैक्सिमम है। क्या कंडीशन है हमारा, वेवलेंथ मैक्सिमम के लिए N1 हाईएस्ट होगा और N2 N1 प्लस N1 होगा या क्लोज टू N1। तो पहले तो आप ये बताओ N2 हाईएस्ट किस में है। 7 5, इसमें 7 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 4 है। तो N1 हाईएस्ट किस में हो गया, एक 6 में, C में भी है, A में भी है, तो B और D तो ऐसे कट गया। और N2 क्लोज होगा। अगर हम N2 बात करें तो पहला वाला में 6 + 1 7, ये ज़्यादा क्लोज है, C भी आउट हो गया। N1 हाईएस्ट किस में है, 4 में, इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है, आंसर 4 होगा, बाकी सब हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो इस तरह से स्मार्ट कैलकुलेशन करके आप अपने जेई या मेडिकल के रैंक ला सकते हो और आप फ्यूचर के अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स बन सकते हैं। क्लियर? ओके।